तो आज की क्लास में बेटा आपको जो है लेंस के बारे में बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन है लेंसेस क्या होता है। लेंसेस क्या होते हैं, अगर आपको पता हो तो बताइए, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। भाई हमने जो पहन रखा है अपना चश्मा उसमें लेंस लगा हुआ है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि लेंसेस क्या होते हैं, क्या बताओगे? ध्यान देना, लेंसेस क्या होते हैं। पहली शर्त यह है कि लेंस आप कहोगे किसको, तो आप उसको लेंस कहोगे, एक तो ये कंफर्म है कि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा। डेफिनेशन अभी आप बनाना, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा। एक बात तो ये कंफर्म हो गई। दूसरी इसकी अपनी कंडीशन ये है कि बाउंडेड बाई ओनली टू सरफेसेस, दो से ज़्यादा सरफेसेस नहीं होनी चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि एटलीस्ट वन सरफेस शुड बी कर्व्ड, एटलीस्ट वन सरफेस शुड बी कर्व्ड, शुड बी कर्व्ड। तो ये तीन बातें जहाँ पर वैलिड आपको मिले आप उसको लेंस कह दोगे। जैसे आप एक बार फिर से इसी एग्जाम्पल को देखो, क्या ये ट्रांसपेरेंट है? क्या इसमें केवल दो सरफेसेस हैं? बिल्कुल, एक आपके सामने वाली और एक हमारे सामने वाली, तीन तो नहीं है। और आपको भी ये दिख रहा होगा कि जो तुम्हारी तरफ वाली सरफेस है वो कैसी है, कर्व है, और जो मेरी तरफ जो सरफेस है वो भी कैसी है, कर्व है। लेकिन वो कहता है कि एटलीस्ट वन सरफेस शुड बी कर्व, यानी दोनों सरफेसेस में से कम एक सरफेस को तो कर्व होना चाहिए। अगर दोनों कर्व हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक सरफेस को कर्व होना चाहिए। अब आप बताओ लेंसेस के बारे में क्या लिखोगे, लेंसेस क्या होते हैं? ये ऐसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं जिनमें दो सरफेसेस होंगी, बाउंडेड बाई टू सरफेसेस होंगे, और एटलीस्ट वन सरफेस शुड बी कर्व। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, जितना पतला आपका कॉपी का पन्ना है उतनी ही पतली ये हमारे पास कांच की प्लेट है, ग्लास की प्लेट है। ये कॉपी के पन्ने में भी कितनी सरफेसेस होती हैं? दो। भाई वहाँ भी तो लिख सकते हो ना, दो ही सरफेसेस होती हैं कॉपी के पेज में। तो जितना पतला आपका ये कॉपी का पेज है उतनी ही पतली ये ग्लास की प्लेट है। बताओ ये लेंस है क्या? चेक करते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल होना चाहिए, पास हो गया, पहली वाली बात तो पास हो गई। केवल दो सरफेसेस होनी चाहिए, ये वाली बात भी पास हो गई, दो सरफेसेस भी हैं। तीसरा जो पॉइंट था कि एटलीस्ट वन सरफेस शुड बी कर्व्ड, ये क्या हो गया? फेल हो गया, क्योंकि जो ये कॉपी का मैंने एग्जाम्पल दिया है ग्लास की प्लेट को लेकर के, तो ऊपर वाला जो ये सरफेस है वो कैसा है? प्लेन। और जो लोग प्लेन होते हैं उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, और जो नीचे से ये सरफेस है वो भी कैसा है? प्लेन। तो फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गई? इनफाइनाइट। क्योंकि ये तीसरी वाली जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं हो रही है, इसलिए ये वाला एग्जाम्पल आपका लेंस नहीं है। अभी तक आप जो है कुछ दिनों तक पहले तक आप प्रिज्म पढ़ रहे थे। ट्रांसपेरेंट मटेरियल तो ये भी था, लेकिन इसके पास में 5 सरफेसेस थी। उसके पहले आपने जो है ग्लास का स्लैब पढ़ा था, ट्रांसपेरेंट मटेरियल ये भी था, लेकिन उसके पास में टोटल कितनी सरफेसेस थी? 6। तो लेंसेस के बारे में कहीं कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। दीज आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाई टू सरफेसेस एंड एट लीस्ट वन सरफेस शुड बी कर्व्ड। तो कॉपी का केवल पेज बदलना है। अगले न्यू पेज पर आइए। बहुत बड़ा चैप्टर है लेंस, तो चैप्टर भी आपका लेंस है, लेंसेज है, और हेडिंग भी आपकी लेंसेज है।
लिखिएगा इस हेडिंग में लेंसेज में, दीज आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। हेडिंग जो आपकी लेंसेज है उसमें लिखना है दीज आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, दीज आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स बाउंडेड बाई, these are transparent materials bounded by only two surfaces, अंडरलाइन कर देना। these are transparent materials bounded by only two surfaces, these are transparent materials bounded by only two surfaces, अंडरलाइन कर दीजिए। एंड एट लीस्ट वन सरफेस शुड बी कर्ड, एंड एट लीस्ट वन सरफेस शुड बी कर्ड, एंड एट लीस्ट वन सरफेस शुड बी कर्ड। ये पूरी बात अंडरलाइन करिए। एंड एट लीस्ट वन सरफेस शुड बी कर्ड। ठीक, अब जो आपने लिखा हुआ है उसको फॉलो करते हुए आप जरा लेंसेज बनाइए। जैसे हमने एक लेंस को टच करके देखा, अच्छा फिजिक्स में जो हम लेंस बनाएंगे और रियल में वो जो दिखेगा वो अलग अलग होगा। बाजीगर में जो शाहरुख खान ने चश्मा पहना हुआ है उसका लेंस कैसा दिखता था? वो जो फ्रेम है ना, उस फ्रेम का नाम था वन पेंटो कार्बन टाइप। बहुत बिका था जब ये चश्मा वो पहन करके मूवी में आया था। जो नज़र वाले, जो धूप वाले चश्मे उसमें भी वही फ्रेम चल रहा था, और जो नज़र वाले चश्मे हैं पावर वाले उसमें भी वही फ्रेम चल रहा था। तो वन पेंटो कार्बन टाइप, तो उसमें जो लेंस था वो देखने में ऐसा था, बिल्कुल सर्कुलर, एग्जैक्ट सर्कुलर था। तो जो उसमें लेंस लगा था वो कैसा दिख रहा है? सर्कुलर दिख रहा है। और अभी जो लेटेस्ट हमने जो पहन रखा है जरा उसको देखो, करीब करीब लेंस कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। हो सकता है कि आपने कोई लेंस देखा हो तो वो देखने में ट्रायंगल शेप हो, नहीं हो सकता? हो सकता है। तो जो एक्चुअल में लेंसेज जो दिखते हैं फिजिक्स में वैसे नहीं बनाते हम फिजिक्स में केवल लेंसेज जब बनाएंगे तो इस इंफॉर्मेशन के साथ बनाते हैं कि उनका सरफेस नेचर क्या है। सपोज कर लो कि ये बाजीगर वाला जो ये लेंस था, जब हमने इसकी ऊपर वाली सरफेस को टच किया तो ये कॉन्वेक्स थी, और इसके पीछे वाली सरफेस को टच किया तो वो प्लेन थी। देखिए भाई, बाजीगर वाला ये जो लेंस है फिजिक्स में ऐसे दिखेगा। यानी फिजिक्स में बनने वाला लेंस आपको ये नहीं बता पाता कि ज्योमेट्री में वो कैसा दिख रहा था। वो केवल ये बता पाएगा कि दोनों सरफेसेस में से ये वाली सरफेस कैसी है? कॉन्वेक्स। और दूसरी वाली सरफेस कैसी है? प्लेन। और हमें तो ये परमिशन मिली हुई है ना कि एट लीस्ट वन सरफेस शुड बी कर्व्ड। अगर एक प्लेन है तो कोई बात नहीं है, दोनों प्लेन नहीं होनी चाहिए। जो लेंस हमने यूज़ किया हुआ है वो ऐसा दिख रहा है, बट अगर आप इसको टच करके देखें ऊपर वाली सरफेस को तो कॉन्वेक्स है, और जो मेरे साइड की सरफेस अगर देखें तो वो कैसी है? कॉनकेव है। तो यानी कि जो लेंस हम यूज़ कर रहे हैं उसका ज्योमेट्री कैसा है और फिजिक्स में वो कैसा बनता है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि फिजिक्स में बनने वाले लेंसेज आपको केवल सरफेस का हालचाल बताएंगे, वो ज्योमेट्री के बारे में आपको नहीं बताएंगे। जैसे एक ट्रायंगल शेप लेंस था, जब हमने उसकी ऊपर वाली सरफेस को टच किया तो कॉनकेव था, पीछे वाली सरफेस को टच किया तो भी कॉनकेव था। तो लाइक दिस। एक कोई लेंस और आया, उसकी ऊपर वाली सरफेस को टच किया तो कॉन्वेक्स था, दूसरी सरफेस को टच किया तो कॉन्वेक्स था। ऐसे सरफेस के बेस पर लेंसेज के बहुत सारे टाइप्स हो गए, बहुत सारे टाइप्स हो गए। इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, अगर आप सोचें या आपके मन में ये क्वेश्चन हो कि अगर हम इसका नाम कॉन्वेक्स प्लेन रखें तो
तो रॉन्ग हो गया। लेंसेज के बारे में जिसने सबसे ज़्यादा काम किया उनका नाम है गॉस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले गॉस। तो एक रूल चलता है लेंसेज का नाम लेते समय, उस सरफेस का नाम पहले लिया जाता है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होता है। अब अगर आप देखो तो इस वाली सरफेस का नाम क्या है, प्लेन, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, इनफाइनाइट। और इस वाली सरफेस में कॉन्वेक्स वाली बात है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ सेंटीमीटर होगा, ज़्यादा कौन हुआ, इनफाइनाइट, एंड दैट इज़ वाई नाम क्या होगा, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरीके से जब हम इसका नाम लेने जाएंगे तो इसका नाम क्या होगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है। देखो ये वाला सरफेस कैसा है, कॉनकेव, और जो ये वाला सरफेस है वो कैसा है, कॉन्वेक्स। अगर आप समझ पा रहे हैं, देख के ही वैसे पता चलता है, फिर भी अगर आपको देख करके आइडिया नहीं हो रहा तो आने वाले समय में हम सीखेंगे कि सामने लेंस को देख करके हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का आइडिया कैसे ले सकते हैं, यानी हमको ये कैसे पता चल गया कि इसकी रेडियस ज़्यादा है और इसकी कम है। फिलहाल अभी इस पर बात नहीं करते, वो आएगा जब ऑप्टिकल सेंटर की बात होगी तब। तो मुझे पता है कि इस वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है जिसका नाम है कॉनकेव, और जिसको आप कॉन्वेक्स कह रहे हो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम है, एंड दैट इज वाई इसका नाम होना चाहिए कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर आपको जो है गुड लक हो गया, क्योंकि ये वाली सरफेस भी कॉनकेव है और ये वाली सरफेस भी, तो कोई भी पहले ले लो, नाम क्या आना है, कॉनकेव। तो यहाँ पर अगर आप ये गलती कर भी देते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, कॉनकेव कॉनकेव लेंस। सिमिलरली इस वाले लेंस का नाम क्या होगा, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान देना, लेंसेज की डेफिनेशन के बाद लेंसेज के प्रकार, टाइप्स ऑफ द लेंसेज। तो सरफेस नेचर के अकॉर्डिंग लेंसेज बहुत तरीके के होते हैं, जिनमें से कुछ आपके डायग्राम भी दिख रहे हैं और कुछ आपके नाम भी दिख रहे हैं। ठीक है, जब कोई लेंस फैक्ट्री में बनता है, जब कोई लेंस इस दुनिया में आता है, तो वो या तो इनमें से ही कोई होगा, यानी सरफेस नेचर के अकॉर्डिंग उसका जो है आप जो है उसकी पहचान करते हैं। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस सुना होगा और डाइवर्जिंग लेंस ये भी सुना होगा। तो जितने भी ये लेंस हमने बोर्ड पर बनाए हैं और अभी और भी आ सकते हैं, ये देखिए, इस वाले लेंस को देखिए, क्या नाम दोगे इसको, क्या नाम होगा इसका, प्लेन कॉनकेव लेंस। तो जितने भी लेंसेज हम यहां बना सकते हैं सरफेस के अकॉर्डिंग, इनमें से ये जो है कन्वर्जिंग भी बन सकता है, ये डाइवर्जिंग भी बन सकता है। ये वाला कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग दोनों बन सकता है। याद रखना, जब कोई लेंस इस दुनिया में बनता है, आता है, पैदा होता है, तो वो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नहीं होता, वो क्या होता है, वो इनमें से कोई होगा। कभी वो प्लेन कॉन्वेक्स होगा, कभी वो कॉनकेव कॉन्वेक्स होगा, कभी वो बाई कॉनकेव होगा, दोनों कॉनकेव है ना, कभी वो बाई कॉन्वेक्स होगा, कभी वो प्लेन कॉनकेव होगा। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग डिपेंड करता है सराउंडिंग मीडियम पे। सपोज कर लो कि आप ये वाला लेंस ले गए और आपने इस वाले लेंस को पानी में डुबो दिया, तो ये क्या बन गया, ये वाला लेंस। जैसे तुमने इसको पानी में डुबो दिया तो ये क्या बन गया, सपोज कर लो कन्वर्जिंग बन गया। तो अब अगर ये ऑयल में डूबे तो क्या बन जाएगा, डाइवर्जिंग। दैट इज वाई ऑलवेज कीप इन माइंड कि क्वेश्चन आता है कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर लेंस का किस पर डिपेंड करता है। तो ये मत बताना कि सरफेस पर डिपेंड करता है, बल्कि ये बताना है कि किस पर डिपेंड करता है, सराउंडिंग मीडियम पर। ठीक, जैसे आपसे ये कहा जाए कि जरा सा मुझे कन्वर्जिंग लेंस लाके दो, कन्वर्जिंग लेंस लाके दो। आप लैब में हो और हमने आपसे मांगा कि कन्वर्जिंग लेंस लाके दो, तो आप कन्वर्जिंग लेंस मत ढूंढो, क्योंकि वो वहां कोई कन्वर्जिंग है ही नहीं, वहां तो ये लोग हैं। वहां कोई डाइवर्जिंग नहीं है, वहां तो ये लोग मिलेंगे। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कौन डिसाइड करेगा, सराउंडिंग मीडियम। आपके लेंस के चारों तरफ का मीडियम ही डिसाइड करेगा कि वो कन्वर्जिंग है या फिर डाइवर्जिंग है। क्लियर ये बात। तो आपने वो डेफिनेशन लिख ली है, आगे लिखें। अकॉर्डिंग टू surface nature,
अकॉर्डिंग टू सरफेस नेचर lenses are different types. According to surface nature, lenses are different types. surface nature को बच्चों अंडरलाइन कर दो. According to surface nature, lenses are different types. surface nature को अंडरलाइन कर दो. और ये जो बोर्ड में नाम है उनके अपने लुक्स हैं वो देख लीजिए, बना लीजिए. नोट डाल करके अगला पॉइंट नोट में, अकॉर्डिंग टू ऑप्टिकल फिनोमेना. अकॉर्डिंग टू ऑप्टिकल फिनोमेना. ऑप्टिकल फिनोमेना का मतलब वही लाइट को गिरा दो, इंसिडेंट कर दो, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सब वाली बातें. तो अकॉर्डिंग टू ऑप्टिकल फिनोमेना कॉमा लगाइए. लेंसेज आर ओनली टू टाइप्स. अकॉर्डिंग टू ऑप्टिकल फिनोमेना कॉमा लेंसेज आर ओनली टू टाइप्स. ऑप्टिकल फिनोमेना पे अंडरलाइन करो और ओनली टू टाइप्स पर अंडरलाइन करो. लेंसेज आर टू टाइप्स. बिल्कुल फ्रेश लाइन पे बोर्ड पर देख करके लिखिएगा. कन्वर्जिंग नेचर लेंस, कन्वर्जिंग नेचर लेंस, कन्वर्जिंग नेचर लेंसेज, डाइवर्जिंग नेचर लेंसेज. डाइवर्जिंग नेचर लेंसेज. मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया. एक क्वेश्चन है, जरा जवाब दीजिए सही आंसर. क्या कन्वर्जिंग नेचर लेंस को शॉप से खरीदा जा सकता है? डाइवर्जिंग को क्यों? क्योंकि दैट डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग मीडियम. शॉप से आप क्या खरीद पाते हो? सरफेस नेचर वाला, ठीक है ना. तो इस बात का याद रखना, नहीं तो दिक्कत होगी. फिर नेचर पे भी क्वेश्चंस आपको आगे जा करके मिलेंगे. तो कन्वर्जिंग नेचर लेंस, डाइवर्जिंग नेचर लेंसेज. और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर कि कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग nature of lenses depend upon nature of surrounding medium. क्योंकि लेंसेज वाला चैप्टर भी स्टार्ट हुआ है तो ये बात हमने आपको बताई है. इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम बाद में देंगे. एक्सप्लेनेशन बाद में, क्योंकि जब हम लेंसेज के चैप्टर में और आगे बढ़ते जाएंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आ चुकी होगी कि हमारे पास में लेंस मेकर फार्मूला आ चुका होगा. तो लेंस मेकर फार्मूला जब आ चुका होगा तो ये जो बात हमने लिखी हुई है वो उस समय एक्सप्लेन हो जाएगी कि कैसे किसी लेंस का कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है. अभी केवल नॉलेज के लिए लेंसेज का इंट्रो आपको ठीक से लिखना है. हो गया. अब हम कोई लेंस ले लेते हैं, उसको प्रॉपरली सजा लेते हैं, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, इमेज बनाते हैं और फिर इमेज बना करके मैथमेटिकल वे को फॉलो करते हैं. जैसे SCS के लिए फार्मूला आया था μ2/v माइनस का μ1/u इज इक्वल टू में μ2 माइनस μ1/r. ऐसे ही लेंस के लिए भी एक फार्मूला आएगा, तो उस फार्मूले का कैलकुलेशन करना है और काफ़ी बड़ा काम होगा, लेकिन फिर भी हम लोगों को करना है ये. तो फिर बड़ा क्या है छोटा क्या, आप केवल 100% फोकस करिएगा इस रिजल्ट पर. लिखने की जल्दबाजी मत करिएगा.
बहुत क्लियर इमेज आपको मिल जाएगी। अगर डायग्राम आप नहीं बना पाओगे यहाँ तो कोशिश करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान देना, कोई भी लेंस आप बताइए कौन सा ले लें। कॉन्वेक्स ले लें, फैमिलियर है काफ़ी, कॉन्वेक्स ले लिया जाए ना। तो ये लेंस हमने ले लिया कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। अब जब लेंसेज की आप बात करोगे तो कुछ कोड वर्ड चलते हैं, ध्यान देना। ये रफ वर्क है, ये एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये तुम्हें आना चाहिए, तुम इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेंसेज में कितनी सरफेसेस हैं? 2। तो उन दोनों में से सरफेस नंबर 1 क्या होता है फॉर लेंसेज? सरफेस नंबर 1 एट विच एनर्जी लाइट इंसिडेंट। कुछ लोग जानते हो क्या करते हैं? कहते हैं कि सरफेस नंबर 1 जिसके सामने ऑब्जेक्ट हो, गलत हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 तरीके के होते हैं, एक रियल वाला और एक वर्चुअल वाला। अगर तुमने ये बोला कि जिसके सामने ऑब्जेक्ट है वो सरफेस नंबर 1, तुम्हारी ये बात सही होगी अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा, और तुमने अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट लिया तो तुम्हारी बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। इसलिए जो कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो काफ़ी कुछ सीखने के बाद बताया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप अपने मन से कोई कॉन्सेप्ट बनाते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सरफेस नंबर 1 जिस पर लाइट गिराई जाए वो सरफेस नंबर 1, और सरफेस नंबर 2 यार 2 ही सरफेस थी ना, तो एक पर तो आपने लाइट गिरा दी है, वो सरफेस नंबर 1, तो रिमेनिंग क्या बन गया? सरफेस नंबर 2। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो कि रिमेनिंग सरफेस एज सरफेस नंबर 2, रिमेनिंग सरफेस एज सरफेस नंबर 2। अब आप देखिए, जब ये कोड वर्ड डिसाइड हो गया तो सरफेस नंबर 1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, हाँ होगा, हम उसको C1 से लिखा करेंगे। भाई हम ये क्यों मान के चलें कि सरफेस नंबर 1 प्लेन है? हम तो ये सोच के चलेंगे दोनों ही कर्व हैं, और अगर तुमको कोई एक प्लेन दिखाई देता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेना? इनफाइनाइट ले लेना, ठीक है। तो आदत अपने में जो हैबिट लानी पड़ेगी, सरफेस नंबर 1 के सेंटर ऑफ कर्वेचर को C1 कहना है, सरफेस नंबर 1 की रेडियस ऑफ कर्वेचर को R1 कहना है, सरफेस नंबर 2 के सेंटर ऑफ कर्वेचर को C2 कहना है, सरफेस नंबर 2 की रेडियस ऑफ कर्वेचर को R2 कहना है, ठीक है ना। तो ये लेंस आपने बना रखा है, बताओ किधर से लाइट डालने का आपने अपना माइंड में सेट किया है? इधर से लाइट ले आए, तो जब इधर से लाइट ले आए तो ये सरफेस नंबर 1 है। अब सरफेस नंबर 2 को भूल जाओ, ये सरफेस नंबर 2 है ना, भूल जाओ। अब वही कल वाली क्लास में सिखाया था, तुम केवल सरफेस 1 को देखो। अब सरफेस नंबर 1 को अगर केवल देखोगे तो क्या SCS नजर आएगा? सिंगल कर्व सरफेस नजर आएगा? केवल सरफेस नंबर 1 को देखो, बताओ सेंटर कहां पड़ेगा? जो अंदाजा था सरफेस नंबर 1 का सेंटर इधर पड़ेगा कहीं पर, तो वो रफ वाला इमेजिनेशन पावर को इस्तेमाल करिए, और इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करके सरफेस नंबर 1 का सेंटर ढूंढ निकालिए। तो जो हमारा अपना आइडिया है वो ये C1 जा रहा है। अब सरफेस नंबर 1 से C1 तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। C1 ढूंढ लिया तुमने। अब सरफेस नंबर 2 पर आ जाओ, केवल सरफेस नंबर 2 को देखो, बाकी 1 को भूल जाओ। फिर से SCS नजर आ रहा है, सिंगल कर्व सरफेस। अंदाजा लो, आइडिया जो इमेजिनेशन पावर है, उस इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करो और आइडिया लेकर के, अप्रोच लेकर के देखो C2 सेंटर कहां पड़ेगा? यहां पड़ेगा। बोलो भाई, C2 आ गया ना। C1 और C2 को मिलाने वाली लंबी सी लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो RW की बातें हैं। RW में लेंसेज में सरफेस नंबर 1 ओके, करस्पॉन्डिंग दीज पैरामीटर्स ओके,
सरफेस नंबर 2 ओके, दीज पैरामीटर्स ओके। हम बड़े बच्चों की क्लास में इस समय, तो हम आपको बता तो रहे हैं कि C1 C2 को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सेस, लेंस का प्रिंसिपल एक्सेस, लेकिन लिखाने का कोई इरादा नहीं है। ठीक, अब ये प्रिंसिपल एक्सेस जो है वो प्लेटफॉर्म होता है यार, यहीं पर जिसको रखना है रखो, ऑब्जेक्ट को लेकर के इमेज बनाना है तो ऑब्जेक्ट को यहीं प्लेटफॉर्म पे रख दो आप। तो लीजिए C1 आ गया, C2 आ गया। इस समय मार्कर कहां पर है, सरफेस नंबर 1 पर। सरफेस नंबर 1 से C1 तक जाएंगे तो दूरी क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। इस समय मार्कर कहां पर है, सरफेस नंबर 2 पर। और यहां से अगर हम C2 तक जाएंगे तो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, R2। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है। तो सबसे पहले ये जो लाइट है ऑब्जेक्ट से निकल के किस पर गिरेगी, सरफेस नंबर 1 पर। तो सरफेस नंबर 1 को कुछ नाम दे देते हैं, S P S डैश, और सरफेस नंबर 2 को नाम दे देते हैं S Q S डैश। तो अभी हम केवल सरफेस नंबर 1 को ही फोकस करेंगे, सरफेस नंबर 2 को जब तक मैं ना कहूं तब तक ये मत सोचना कि है भी। तो इमेज बनानी थी, लाइट को डाला सरफेस नंबर 1 पर। जो लाइट हमने ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट की है, क्योंकि मुझे उसको लेकर के आपके साथ डिस्कशन करना है, तो मैंने इस लाइट को 1 नंबर और 2 नंबर कर दिया। अब 1 नंबर और 2 नंबर लाइट सरफेस नंबर 1 पर गिर चुकी है। अब आगे क्या होगा, आगे ऑप्टिकल फिनोमेना होगी। पिछली वाली क्लास में क्या सिखाया था कि आप तुरंत नॉर्मल लेके आइए, तो पहले 2 से निपट लेते हैं। नंबर 2 लाइट आप किस पॉइंट पर इंसिडेंट हुए हो, पता चला यहां पे इंसिडेंट हुए हैं। तो इस पॉइंट को किससे मिलाया करते थे, सेंटर से, सरफेस नंबर 1 के सेंटर से। याद रखना, ये सरफेस नंबर 1 है ना, तो ये देखिए सरफेस नंबर 1 के सेंटर से मिलाया। ऑलरेडी मिला हुआ है, कोई समस्या नहीं है, फिर भी दिखा रहे हैं, ये देखिए। तो देखिए नंबर 2 वाली लाइट ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया है, 0 डिग्री, तो ये सीधे निकल जाएगी। तो नंबर 2 वाली लाइट सीधे निकल गई 2 डैश। 2 डैश बहुत इंपॉर्टेंट फेस चल रहा है, क्योंकि मैं कुछ डायग्राम बनाऊंगा, फिर कुछ आपको अच्छे से नजर आए रफ कर दूंगा, फिर दूसरा बनाऊंगा, इसलिए केवल आप देखिए रिजल्ट को। अब नंबर 1 पर चलते हैं। नंबर 1 आप कहां पर गिरे हो, यहां पर। आपकी भी ऑप्टिकल फिनोमेना करानी पड़ेगी, तो भाई इंसिडेंट पॉइंट को सेंटर से मिला दो, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल। ये मत भूल जाना कि किसका पॉइंट और किसका सेंटर। सरफेस नंबर 1 पर इंसिडेंट पॉइंट, तो सरफेस नंबर 1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सरफेस नंबर 1 का इंसिडेंट पॉइंट, तो सरफेस नंबर 1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिलाया नॉर्मल आ गया। ध्यान दे दिया, केवल 100% आपको केवल और केवल देखना है, समझना है, नोट नहीं करना है, ठीक है। अब ये पुराना रास्ता है भाई, जिसको लाइट छोड़ देती है। अब इस पुराने रास्ते को छोड़ करके लाइट किधर जाएगी, तो हमारी जो अपनी सोच है वो ये कि यहां जो मीडियम है, जो भी मीडियम है उसका RI है μ1, और ये जो लेंस जिस चीज का बना हुआ है, कुछ नहीं बताओगे तो ग्लास का ही बना होगा, उसका RI है μ2, यानी जो आखिरी में रिजल्ट निकल के आएगा μ1 माने, μ2 माने, μ3 माने। और जो लेंस के दूसरी तरफ जो मीडियम है उसका जो RI है वो μ3 है, RI है μ3। तो μ1, μ2 और μ3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है। अब डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा कि डिपार्चर कैसे करें।
डेंसर टू रेयर या रेयर टू डेंसर, तो हम लोग क्या सोच के चलते हैं, रेयर टू डेंसर। आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, ये नहीं कि जो हम कह रहे हैं आप ही उसको फॉलो करें। तो चलिए अब हम चल रहे हैं रेयर टू डेंसर सोच करके। तो इस वाली साइड का जो मीडियम है वो रेयर है, इस वाली साइड का मीडियम डेंसर है, तो डिपार्चर कैसा हो गया, टूवर्ड्स नॉर्मल। याद रखना हम तो ये सोच के चल रहे हैं सरफेस नंबर 2 नहीं है, तो अब जब डिपार्चर होगा टूवर्ड्स नॉर्मल, तो ये रहा डिपार्चर 1 वाली लाइट 1 डैश हो गई। सरफेस नंबर 1 से ऑप्टिकल फिनोमेना तो हो चुकी है, हम सरफेस नंबर 2 को नहीं सोच रहे हैं। याद रखना हम केवल सरफेस 1 को सोच रहे हैं, तो हमारी पूरी की पूरी डीलिंग किसके साथ है, SCS के साथ, सिंगल कर्व सरफेस के साथ। तो 1 डैश अपना जो है आगे जा रहा है, इधर से 2 डैश आगे जा रहा है, और लीजिए 1 डैश और 2 डैश ने जहां पर भी कट किया दैट इज इमेज। अगर सरफेस नंबर 2 ना होता तो वही होगा जो मैंने बनाया है, क्यों, लेकिन रियलिटी तो रियलिटी है कि सरफेस नंबर 2 भी है, लेकिन अभी जो मैंने डायग्राम आपके सामने बनाया है वो ये सोच के बनाया है कि सरफेस नंबर 2 नहीं है। तो चलिए सरफेस नंबर 2 नहीं है और डायग्राम बन चुका है, तो वर्किंग कर लिया जाए। सरफेस नंबर 1 फॉर SPS डैश, फंडा लगाया μ2/v माइनस का μ1/u, μ2 माइनस μ1/r, ये था फंडा, इस फंडे को अप्लाई करना है। μ2 मीन्स वो जहां लाइट गई है, तो कहां गई है, सरफेस नंबर 1 से टकरा करके, बोलो μ2 ही है ना, कोई चेंज है, नो चेंज। v माने डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो सरफेस नंबर 1 ये है और सरफेस नंबर 1 से बनने वाली इमेज ये है, तो सरफेस नंबर 1 ये है और सरफेस नंबर 1 से बनने वाली इमेज ये है, तो ये रहा डिस्टेंस ऑफ इमेज, मान लिया वो v डैश है, तो यहां पे लिख दिया v डैश। और μ1 मीन्स वो जहां से लाइट आती थी, तो इस सरफेस पे जो लाइट आई है कहां से आई है, μ1 से ही आई है। u माने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो भैया ये रहा सरफेस नंबर 1 और ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रहा u। और μ2 माइनस μ1/r, सरफेस नंबर 1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r1। याद रखना कि मैंने अभी साइन कन्वेंशन नहीं लिया है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो सरफेस नंबर 1 को अगर मौका मिलता तो वो ये करता जो मैंने बोर्ड पर दिखाया है। अब रियलिटी पर आते हैं, क्या ये हकीकत है, नहीं, क्योंकि सरफेस नंबर 2 तो मौजूद है, और जब सरफेस नंबर 2 मौजूद है तो 1 डैश को सरफेस नंबर 2 से रिफ्रैक्शन करना पड़ेगा और 2 डैश को भी रिफ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं सरफेस नंबर 2 की। सरफेस नंबर 2 को अब पिक्चर में ले आते हैं। सरफेस नंबर 2 से कुछ सवाल पूछते हैं और उनके जवाब इकट्ठा करते हैं। सरफेस नंबर 2 का नाम क्या है, SQS डैश। सरफेस नंबर 2 का पहला क्वेश्चन सरफेस नंबर 2 से, सरफेस नंबर 2 जरा ये बताओ तुम पर गिरने वाली लाइट का नाम क्या है, बोलो। 1 डैश और 2 डैश, पक्का। सरफेस नंबर 2 पर गिरने वाली लाइट का नाम क्या है, 1 डैश और 2 डैश। बिल्कुल सही आंसर है आपका, जरा इसको फॉलो भी कर लें। 1 डैश, सरफेस नंबर 2 पर गिरने वाली लाइट का नाम है 1 डैश और 2 डैश।
ये रहा 1 डैश और ये रहा 2 डैश। मैंने पहले ही कह दिया था कि लेंसेज का जो बिगिनिंग का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है बहुत तगड़ी ज्योमेट्री मांगता है, इसलिए आप केवल अभी देखो इसको और फिर बार बार जब इस चीज को देखोगे तो 100% आप उसको कर भी पाओगे। अभी मत लोड लो कि हमें कुछ लिखना है। अब एक बात बताइए, गिरने वाली लाइट कहां से कनेक्ट होती है? ऑब्जेक्ट से। देखो ना, सरफेस नंबर 1, जरा तुम बताओ तुम्हारे ऊपर गिरने वाली लाइट कौन है? 1 2। तो भैया 1 2 कहां से कनेक्ट है? ऑब्जेक्ट से। सिमिलरली सरफेस नंबर 2, तुम पर जो लाइट जाके गिर रही है वो कहां से कनेक्ट है? कहां से कनेक्ट है? आई डैश से। एंड दैट इज वाई आई डैश क्या बन गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस नंबर 2। जो लोग शुरू से क्लास कर रहे हैं ऑप्टिक्स की, वो तो ये जानते हैं ना। मैंने आपको जब बिल्कुल ऑप्टिक्स का स्टार्ट हुआ था तो हमने आपको ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट बताए थे। एक बताया था रियल ऑब्जेक्ट और एक बताया था वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो रियल ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बताया था मैं एक बार बता दूं दोबारा कि विदाउट ऑप्टिकल फिनोमेना, विदाउट ऑप्टिकल फिनोमेना डाइवर्जिंग लाइट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट वो होता है रियल ऑब्जेक्ट। डाइवर्जिंग लाइट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट जबकि ऑप्टिकल फिनोमेना नहीं हुई है वो रियल ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे देखो ना, डाइवर्जिंग मतलब फैलती हुई। यहां पर ये 1 2 वाली लाइट कैसी है? डाइवर्जिंग है। और 1 और 2 ने तो अभी कोई ऑप्टिकल फिनोमेना नहीं की है ना, तो बिना ऑप्टिकल फिनोमेना के 1 2 कहां कट करता है? ओ पर। एंड दैट इज वाई ओ इज रियल ऑब्जेक्ट। ठीक। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या था? सेम ऊपर वाली डेफिनेशन चुरा लो, सेम डेफिनेशन, विदाउट ऑप्टिकल फिनोमेना। जहां डाइवर्जिंग है वहां केवल क्या लिखना पड़ेगा? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग लाइट रे ऑप्टिकल फिनोमेना नहीं कर रही है तो जहां पर कट करती है उस जगह का नाम क्या होता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो नाउ सी द पिक्चर। ये जो आपका सेकेंड नंबर सरफेस है, सेकेंड नंबर सरफेस जब नहीं था तो 1 डैश सीधे जा रहा है ना, यानी 1 डैश ऑप्टिकल फिनोमेना नहीं कर रहा है और 2 डैश भी ऑप्टिकल फिनोमेना नहीं कर रहा है। तो यार ये आई डैश वो पॉइंट है जो बिना ऑप्टिकल फिनोमेना के है। बोलो, क्योंकि अगर सेकेंड सरफेस को पिक्चर में लोगे तो 1 डैश को क्या करना पड़ेगा? ऑप्टिकल फिनोमेना करना पड़ेगा। अरे बोलो यार भाई, अगर अभी सेकेंड नंबर सरफेस नहीं है तो जब सेकेंड नंबर सरफेस नहीं है तो 1 डैश कुछ करेगा? नहीं करेगा। क्या 1 डैश तो सीधे निकल जाएगा? और 2 डैश कुछ करेगा? नहीं करेगा। 2 डैश सीधा निकल जाएगा। तो याद दिमाग में बिठाओ ना कि आई डैश नाम का पॉइंट तो तब मिलेगा जब सेकेंड नंबर सरफेस ना हो, और सेकेंड नंबर सरफेस ना हो मतलब ऑप्टिकल फिनोमेना भी ना हो। एंड दैट इज वाई आई डैश, तुम इस वाली सरफेस के वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो। फिर से मैं पूरी बात करता हूं, आपसे पूछता हूं। मैंने सेकंड नंबर सरफेस से पूछा तुम पर जो लाइट आगे गिरी उसका नाम बताओ, तो सेकंड नंबर सरफेस ने कहा कि मुझ पर जो लाइट आगे गिरी है उसका नाम क्या है? 1 डैश और 2 डैश। हमने कहा कि अच्छा, तुम्हारे ऊपर जो लाइट गिरी है वो 1 डैश और 2 डैश है। देखो ये कैसी है 1 डैश और 2 डैश? कन्वर्जिंग। इधर आ जाओ, बिना ऑप्टिकल फिनोमेना किए हुए कन्वर्जिंग लाइट जहां कट करती है दैट इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो भैया 1 डैश और 2 डैश बिना ऑप्टिकल फिनोमेना किए हुए कहां कट करती हैं? आई डैश क्या बन गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये बात? तो आई डैश तुम हो गए वीओ, वीओ माने वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक बात। अब
सेकेंड सरफेस को भी अपना काम कर लेने दो। तो भैया 2' तुम जाके Q पर गिरे हो, तो सेकेंड नंबर सरफेस पर गिरे हो, नॉर्मल बनाया जाए। कितने डिग्री पर गिरा है ये? 0 डिग्री पर गिरा है। 2' सीधे निकल जाएगा। नाउ 2". क्लियर ये बात? 2" सेकेंड नंबर सरफेस से बाहर आने के बाद, ठीक है। 1' तुम सेकेंड नंबर सरफेस पर कहां गिरे हो? यहां पर गिरे हो। इस मेन पिक्चर में दिखाएं तो यहां पर गिरे हो। तो भाई इस पॉइंट पर गिरे हो, सेकेंड नंबर सरफेस पर गिरे हो, नॉर्मल बनाना चाहिए। तो फिर एक बार जरा सा नॉर्मल बनाया जाए सेकेंड नंबर सरफेस के लिए। तो ये नॉर्मल के लिए ये देखिए नॉर्मल बन गया। अब याद रखिए कि सेकेंड नंबर सरफेस के इस तरफ जो मीडियम है वो कौन है? μ2। और जो इस तरफ मीडियम है वो कौन है? μ3। सोचना तो कुछ ना पड़ेगा कि रेयर डेंसर डेंसर रेयर। तो हम जब चल रहे थे यहां से यहां तो क्या चल रहे थे? रेयर से डेंसर। चलो अब की बार डेंसर टू, फिर कोई ना कोई माइंड सेट तो रखना ही पड़ेगा। अब जब हम डेंसर टू रेयर आ गए तो 1' को देखो, 1' का ये पुराना रास्ता है। सब लोग देखो ये क्या है? 1' का पुराना रास्ता। अब इस रास्ते को लाइट छोड़ेगी और कहां जा रही है? डेंसर टू रेयर। तो अवे नॉर्मल होता है ना। तो ये देखिए 1' ने अपना पुराना रास्ता छोड़ दिया और नए रास्ते पर चला गया 1". और फाइनली 1" और 2" ने जहां पे कट किया, दैट इज इमेज। ये वास्तविकता है। अच्छा सोच के देखो कि अगर तुम यहां खड़े हो, समझना बात को, तुम अगर यहां पर खड़े हो इस तरफ, तुम्हारी आंखों में कौन जाएगा? 1" और तुम्हारी आंखों में वही तो जाएगा ना, 1" और 2". एंड दैट इज वाई 1" और 2" से जो इमेज बनी है वो हकीकत है। ये वो इमेज है जो तुम्हें एक्चुअली दिखाई देगी। क्लियर? अब ऐसे मैं चश्मा लगा करके आपकी तरफ खड़ा हूं, आपसे लाइट चली, आपसे जो चला वो कौन था? 1-2। पहली सरफेस पर गिरा, कौन गिरा? 1-2। और दूसरी सरफेस और पहली सरफेस के बीच में कौन है? 1' और 2'। उसके बाद जो मेरे पास आया वो कौन है? 1" और 2". तो जो हमें दिखा रहा है वो कौन दिखा रहा है? 1" और 2". तो 1" और 2" जो है वो क्या? रियलिटी है। लीजिए भैया ये जो रियल पिक्चर है, रियल का मतलब वो रियल इमेज वाला नहीं, जो हकीकत है, जिस इमेज को हम नोटिस करेंगे वो ये वाला इमेज है। क्लियर ये बात? अब अपना जो ये लेंस है उसकी मोटाई है t। ध्यान देना भाई, ये रहा t मोटाई का लेंस। तो सेकंड वाली सरफेस के लिए ये क्या बना है? ऑब्जेक्ट। ये क्या बना है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ये क्या बना है? इमेज। तो भाई सेकंड सरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी और सेकंड सरफेस से इमेज की दूरी, ये थोड़ा सा काम आपके ऊपर डाल देते हैं। चलिए बताइए सेकंड सरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी होगी? सेकंड सरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी होगी? v' - t। मेन पिक्चर में देखो ये क्या है? i' और ये क्या है? सेकेंड सरफेस। और सेकेंड सरफेस के लिए क्या बन रहा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? v' से t माइनस करना पड़ेगा। और सेकेंड सरफेस से इमेज की दूरी मान लेते हैं v है, मान लेते हैं v है। ठीक है तो ये भी SCS ना, लगा दिया जाए फंडा फिर से। तो μ2/v μ1/u μ2 माइनस μ1/r। μ2 व्हाट डू यू मीन बाय μ2? μ2 मीन्स वो जहां लाइट जाएगी सेकेंड सरफेस पे टकराने के बाद कहां गई है, उसका नाम है μ3, दैट इज μ3। क्लियर है ना ये बात? तो μ2 की जगह पे आ गया μ3।
μ3। v माने डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो सेकेंड सरफेस से डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या लिया मैंने, v। μ1 मीन्स वो जहां से आ रही है लाइट, तो सेकेंड सरफेस पे जो लाइट आ रही थी, आने वाली लाइट का नाम क्या था, 1 डैश और 2 डैश। कहां से आ रही थी, μ2 से आ रही थी, तो यहां पर ये आ गया μ2। u माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो कितना है यहां पर, v डैश माइनस t, और ये रहा μ3 और ये रहा μ2, और सेकेंड वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2। तो जब हमने कोई लेंस लिया तो एक्चुअली जो लेंस है वो आपकी दो सरफेसेस का होगा। तो जनरल हमारे लिए क्या है, जनरल तो हमारे लिए ये कि हम दोनों को कर्व लेके चलें, और अगर एक आपका जो है फ्लैट है तो जो R2 वाला टर्म होगा वो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है ना बात ये। अब जब आपने दोनों सरफेसेस का अलग अलग हालचाल लिया तो तुमने क्या सीख लिया, तुमने ये सीख लिया कि हर बार जब लेंस में इमेज बनेगी रिफ्रैक्शन कितने बार होगा, 3 बार या 5 बार, 2 बार होगा। एक बात परमानेंटली दिमाग में ये आ जानी चाहिए कि जब भी लेंसेस से ऑप्टिकल फिनोमेना होगी कितने बार रिफ्रैक्शन होता है, 2 बार। हम किस इमेज को ऑब्जर्व करेंगे, हम उस इमेज को ऑब्जर्व करेंगे जो सेकेंड रिफ्रैक्शन से आया है। ठीक है, हम आई डैश को कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। वो आई डैश तो पिक्चर में तब आया है जब तुमने सेकेंड सरफेस को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। अब जो ये रिजल्ट आया है और जो ये रिजल्ट आया है, इन दोनों रिजल्ट्स को देखो, लिखता हूं अब जरा पास पास, देखो क्या आया, जरा हेल्प करना भाई। μ2 बाई वी डैश माइनस का μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R1। ये आया। उधर जो रिजल्ट आया उसको देखो भाई, क्या है ये, μ3 बाई वी माइनस μ2 बाई वी डैश माइनस टी, और ये रहा μ3 माइनस μ2 बाई R2। याद रखें पूरे एपिसोड में हमने कोई साइन कन्वेंशन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम रियल इमेज बना रहे हैं। हो सकता है कि तुम अगर नेक्स्ट टाइम ट्राई करो तो इमेज कैसी बन रही हो, वर्चुअल, तो कोई फायदा था नहीं, इसलिए नहीं लिया। अब आपके सिलेबस का जो लेंस है बहुत पतला है, आपके सिलेबस का जो लेंस है वो बहुत पतला है, तो थिन लेंस होने की वजह से टी क्या हो गया, टेंस टू 0। रियलिटी भी देख लो, जो लेंस हम यूज कर रहे हैं उसकी थिकनेस का तो आइडिया आपको होगा ही। भाई कहने में तो थोड़ा सा बहुत ही अच्छा लगता है कि तुमसे मेरी तरफ क्या आया, 1 2 आया, और फिर 1 2 के बाद कौन गया, 1 डैश और 2 डैश, और फिर मेरे पास कौन पहुंचा, 1 डबल डैश और 2 डबल डैश। लेकिन आपको पता है कि सर ने जो लेंस पहना हुआ है, यूज किया हुआ है, वो बहुत पतला है, तो 1 डबल डैश और 2 डबल डैश हमको तुरंत मिल गया होगा ना। एंड दैट इज वाई पतले लेंस की थिकनेस बहुत बहुत कम है, तो स्मॉल टी को इग्नोर कर दिया जाए, और जैसे स्मॉल टी को इग्नोर करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो आप देखो ये कैंसिल हो गया कि नहीं, देख लो। दोनों इक्वेशंस को जोड़ना है, टी को कैंसिल कर देना है। स्मॉल टी इज ए वेरी वेरी स्मॉल, टेंस टू 0, तो जहां पे टी फॉर थिकनेस है वहां 0 कर देना। तो ये रहा μ2 बाई वी डैश, और ये माइनस का μ2 बाई वी डैश कट गया। क्या बचा, जो बचा μ3 बाई वी माइनस का μ1 बाई यू, और μ2 माइनस μ1 बाई R1 प्लस μ3 माइनस μ2 बाई R2। ये है लेंस के लिए फार्मूला। और ये आता कैसे, ये SCS से आता है। हर साल मैं इस फाउंडेशन के लिए इसका डेरिवेशन करता हूं, लेकिन ये चैलेंज करता हूं कि कभी आपको जो है ये डेरिवेशन मिलना नहीं है। बताता क्यों हूं, बताता इसलिए हूं कि अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं आएगा तो इससे जुड़े हुए जो और रिजल्ट होंगे ना वो परेशान करेंगे। यानी आपको जो लेंस की स्टार्टिंग करनी है मैथमेटिकली, वो इस फार्मूले के साथ।
ये फार्मूला कैसे आया, जितने बार मैं बताऊं उतने बार देखना, भूल जाना फिर हमसे पूछ लेना। एग्जाम में इसका डेरिवेशन समय निकल गया। कभी होता था कि बड़े बड़े डेरिवेशन पूछ लिए जाते थे। अब अगर कोई बड़ा क्वेश्चन भी होता है तो वो भी टुकड़ों में होता है कि एक सर्किट बना दिया, बोले 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोले यहाँ पावर निकालो, यहाँ वोल्टेज निकालो, यहाँ करंट निकालो, टुकड़ों में पूछा गया। क्लियर ये रिजल्ट। तो लेंस के लिए ये फार्मूला आया है। अब इस फार्मूले में देखो सब हकीकत है। ये जो U था वो रियल ऑब्जेक्ट था ना, और V क्या था, ये वो इमेज जो हम ऑब्जर्व करते हैं, वो आई डैश वाला गायब हो गया वहां से। और इस पूरे फार्मूले में आप देखिए R1 क्या है, पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो पता होना चाहिए सरफेस नंबर 1 क्या है। R2 क्या है, दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। U और V आप जानते हो, U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, लेंस के करस्पॉन्डिंग, लेंस का फर्स्ट सरफेस और लेंस का सेकंड सरफेस, तो उसके फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस के करस्पॉन्डिंग ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये इमेज डिस्टेंस है। जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे आप अपना जो आप अपना तरीका बदल दोगे। U लेंस से वस्तु की दूरी और V लेंस से इमेज की दूरी। एंड व्हाट इज μ1, उस मीडियम का RI जहां से लाइट आ रही थी। एंड व्हाट इज μ2, लेंस के मटेरियल का RI। एंड व्हाट इज μ3, उस मीडियम का RI जहां लेंस से लाइट निकल के जा रही है। ठीक है, इस तरीके से आप μ1 μ2 μ3 को डील कर लोगे। अब आगे हमको इसी फार्मूले के साथ चलना है। ठीक है, ये कैसे आता है मैंने आपको बता दिया, तो नोट करिए, वहां पर एक नोट लिखें, एक नोट हेडिंग डालिए। फॉर एवरी लेंस, for every lens we have lens formula such as, for every lens we have lens formula such as, किसी भी प्रकार के लेंस के लिए एक फार्मूला है जिसका नाम है लेंस फार्मूला। और सच एज के बाद बोर्ड पर देख के लिखिए, μ3/V माइनस का μ1/U, μ2 μ1 R1, μ3 μ2 R2। खुद की अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इस फार्मूले का डेरिवेशन करना चाहो तो इस क्लास का वीडियो लेक्चर आपके पास होगा, बार बार आप देख करके कर सकते हो। बट एग्जाम के लिए तो मेरी डेरिवेशन मत तैयार करो, 10 चांसेस हैं उसके पूछे जाने के, बट इसके एप्लीकेशन तो बहुत पूछे जाएंगे। हाँ भाई, इस फार्मूले में बोलो U क्या है, क्योंकि तुमने मेरे साथ डेरिवेशन देखा है। व्हाट इज U, रियल बोलो, एक्चुअल बात बोलो, व्हाट इज U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वेरी गुड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस 1, यही तो रियलिटी थी ना, कि U जो था वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था फ्रॉम द सरफेस 1, और V क्या था, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस 2। और मैं यही बात कह रहा था कि अभी तो आप अलर्ट मोड में हो, अभी आपने पूरा अपने सामने रिजल्ट डिराइव होते हुए देखा है कि जो डिस्टेंस ऑफ इमेज V लिया था, कहां से लिया था, सरफेस नंबर 2, और जो U आपने लिया था कहां से लिया था, सरफेस नंबर 1। फिर रियलिटी जरा देखो यार, लेंस इतना पतला है कि सरफेस 1 सरफेस 2 क्या बहुत पास पास है, तो आने वाले समय में हम ये गायब कर दिया करेंगे सरफेस 1, हम लोग कहा करेंगे U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस। रियलिटी तो ये है कि लिखना क्या चाहिए, फ्रॉम सरफेस नंबर 1, लेकिन फिर हम अपना जो है जनरल वे में आ जाएंगे फ्रॉम लेंस। सिमिलरली इसको भी क्या बोलेंगे, फ्रॉम लेंस। R1 क्या है,
और R2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 1, और तुमने अगर उसको पहचानने में गड़बड़ कर लिया तो R1 गलत हो गया, तो क्वेश्चन गलत हो गया। और R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस नंबर 2। U क्या है, सॉरी μ1 क्या है? Ri ऑफ मीडियम, जहां ILR है, जहां इंसिडेंट लाइट रे है। अपना दिमाग लगाना तो मुझसे डिस्कस करके लगाना। कौन कह रहा है कि μ1 माने जहां ऑब्जेक्ट है? मत बोलना, फंस जाओगे। आपने अगर ये बोला ना कि μ1 सर वहां का RI है जहां ऑब्जेक्ट है, फंस जाओगे, क्योंकि अभी तुम रियल ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस करोगे। आप देखो जरा, ये लेंस है, ध्यान देना सब लोग। सेम लेंस ये है, इधर है वाटर, ये कांच का बना हुआ है, इधर है ग्लिसरीन। बात को समझना। कुछ बच्चों ने इस लेंस के सामने रियल ऑब्जेक्ट रखा, ये रियल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट से लाइट गई और जो आगे होना है वो आपको पता है। वही सेम लेंस मेरे पास है, मेरे पास भी यहां मीडियम वाटर है, ग्लास है और ग्लिसरीन है, लेकिन मेरे पास ऑब्जेक्ट रियल नहीं था, मेरे पास तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल था। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? कन्वर्जिंग रेस से। ये देखो, तो देखो मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर है? ग्लिसरीन पर है। तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां पर है? वाटर पर है। तो देखो यहां फंस गए तो। और जरा यही वाली बात पकड़ो जो मैं कह रहा हूं बार बार, देखो दोनों में ही फिट हो गई। मैंने तुमको क्या सिखाया? μ1 माने RI ऑफ मीडियम जहां ILR है। तो देखो तुम्हारे वाले में ILR कहां पर है? वाटर में है। और इस वाले केस में भी ILR कहां है? दोनों में पास है ना। अपने मन से प्लीज कोई कॉन्सेप्ट मत बनाना, अगर बनाना तो मुझे बता देना, नहीं तो आगे फंस जाओगे। तो μ1 मीन्स RI ऑफ मीडियम जहां इंसिडेंट लाइट रे है। हमेशा आपको जो है कितना भी ट्विस्ट किया जाए क्वेश्चन में, आपको फंसा नहीं पाएगा वो। एंड व्हाट इज μ2? ये तो बहुत सिंपल है। व्हाट इज μ2? RI ऑफ लेंस मटेरियल। बहुत बार ऐसा होगा कि लेंस किसका बना हुआ है, नहीं बताएगा। नहीं बताएगा तो ग्लास जिंदाबाद है। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट μ3? RI ऑफ मीडियम जहां, वेरी गुड, ELR है। ELR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंसिडेंट लाइट है। जितनी ट्विस्टिंग करनी है करने दो उनको। क्या हो गया? अच्छा, ELR का मतलब होता है इमर्जिंग लाइट रे, ठीक है। और इतनी सारी बात करने के बाद अगर आपको लगता है कि सर जब इतना लिख लिया गया है तो सरफेस 1 ऑफ लेंस इज सच सरफेस एट विच लाइट एनर्जी इंसिडेंट। लेंस की दो ही सरफेसेस होती हैं, उनमें से जिसको तुमने चुन लिया लाइट गिराने के लिए वो बनता है सरफेस 1, सरफेस 2 ऑटोमेटिकली आ गया। क्या हमने इस डेरिवेशन को करते समय कोई साइन कन्वेंशन लिया? नहीं। एंड दैट इज वाई आपको साइन कन्वेंशन लेना है। भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर में साइन, U में साइन, V में साइन, तो ये है आपका किसी भी लेंस के लिए फिट हो जाने वाला फार्मूला। हाँ लीजिए भाई, न्यूमेरिकल का चैलेंज आपके लिए। ये रहा लेंस, यहां कौन सा मीडियम है? वाटर है। कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? 4/3। लेंस किसका बना है? ग्लास का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2। यहां पर क्या है? ग्लिसरीन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 5/3।
और जो इधर वाली सरफेस है, जो इधर वाली सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, और जो ये वाली सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। हटा दें भाई इसको। तो अब क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड इमेज पोजीशन। बताओ भाई इमेज कहां बनी होगी अगर ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इन ग्लिसरीन साइड। क्वेश्चन पूरा हो गया। एक्शन मोड में थोड़ा सा आ जाइए सॉल्यूशन के लिए, और फिर मुझे ये बताइए सबसे पहले कि U कितना है, R1 कितना है, R2 कितना है, μ1 कितना है, μ2 कितना है और μ3 कितना है। क्योंकि V छोड़ के बाकी सब हमको होने चाहिए पता। अगर ये सही तो फिर क्वेश्चन तो सही होगा ही होगा। ऑलवेज रिमेंबर एवरी पैरामीटर्स U, V, R1, R2 शुड बी विद साइन कन्वेंशन। और पिछली वाली क्लास में साइन कन्वेंशन मैं बता चुका हूं कि अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेते हैं तो सरफेस से चलिए ऑब्जेक्ट की तरफ, अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हैं तो सरफेस से जाइए सेंटर की तरफ, आप इमेज के डिस्टेंस लेते हैं तो सरफेस से जाइए इमेज की तरफ। और ये काम करते समय अगर आपको ये पता चलता है कि आप इंसिडेंट लाइट से उल्टा चल रहे हैं तो नेगेटिव साइन, अदरवाइज पॉजिटिव साइन। हाँ भाई, ये रहा क्वेश्चन। R1 क्या है, कितना है R1? 30 है, 30 है, R1 30 है, पक्का हो गया। श्रेष्ठ बाबू देखो, आप वर्किंग मोड में तो आओ, ऐसे नहीं जैसे अगर मैं तुम्हारी जगह पर हूं तो कॉपी में कुछ एक्शन रिएक्शन करूंगा। ये देखिए, ये W फॉर वाटर है, G फॉर ग्लास है, और ये GLY फॉर ग्लिसरीन है। बहुत क्लियर बताया कि ऑब्जेक्ट किस तरफ है, ऑब्जेक्ट इस तरफ है भैया जी, और वो भी कितनी डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर। तो U हो गया 10 सेंटीमीटर। अब इमेज बनाने के लिए लाइट चलेगी भाई, चल दी लाइट, ये देखो ये इमेज बनाने लाइट चली गई। ये वस्तु की दूरी है भाई, तो ये U क्या हो गया, माइनस। अब जहां पर गिरी वो नंबर 1 है और जो बच गया वो नंबर 2 है। नंबर 1 अंदाजे से, आइडिया से, उस जो छोटी छोटी चीजें जो आपको पिछली क्लास में सिखाई गई हैं उनका रोल देखिए। अभी भी अगर तुमने जो है लापरवाही की तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी हम नंबर 1 का C1 ढूंढ लें और नंबर 2 का C2 ढूंढ लें, तो एक आइडिया लें। अगर नंबर 1 का सेंटर ढूंढे तो पता चलता है कि यहां कहीं पड़ रहा है C1, हाँ या ना। और नंबर 2 का सेंटर ढूंढे तो कहां, यहीं कहीं पड़ रहा है। ये बात इस क्लास में बैठे हुए सब लोगों को क्लियर हो गई कि जब रफ आइडिया लगाया तो नंबर 1 का C1 भी उसी तरफ पड़ा और नंबर 2 का C2 भी उसी तरफ पड़ा। क्लियर। तो अब ये तो पक्का हो गया कि नंबर 1 यानी कि रेडियस R1 30 है। साइन क्या होगा, चलो नंबर 1 सरफेस से C1 तक दौड़ लगा दो। ये देखो इंसिडेंट लाइट से अपोजिट चले, बोलो माइनस। और ये भी पता हो गया कि ये नंबर 2 बना है तो R2 कितना होगा, 20। साइन क्या होगा, माइनस। ठीक है। एंड μ1 कहां से लाइट आ रही है, ग्लिसरीन से। μ2 तो ऑटोमेटिकली लेंस के मटेरियल का आ रही है 3/2, और कॉमन सेंस है कि लेंस की नंबर 1 सरफेस पर गिरेगी तो नंबर 2 से बाहर निकल के कहां जाएगी, वाटर में। तो μ3 क्या हो गया, केवल क्या रह गया लगाने के लिए, फार्मूला। नोट कर लीजिए, फार्मूला लगाइए और वैल्यू अपना निकालते रहिएगा। साइन गलत तो सब गलत। एहसास हो गया होगा
कि R1 और R2 का साइन रट्टा मार करके नहीं याद करना चाहिए, क्योंकि R1 और R2 का साइन तो डिसाइड होगा C1 C2 की लोकेशन से। C1 C2 डिसाइड करेगा कि R1 R2 का साइन क्या होगा। कभी R1 और R2 दोनों नेगेटिव होंगे, कभी R1 और R2 दोनों ही आपके जो है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा, कभी सिचुएशन जो है और भी बनेगी। ये लेंस आपको दिखाई दे रहा है, इधर वाली सरफेस का रेडियस है 2 सेंटीमीटर, इधर का है 1 सेंटीमीटर। इस तरह इस साइड में एयर है, लेंस ग्लास का बना हुआ है, वाटर इस तरफ है। ग्लास का RI ना दिया जाए तो 3/2 होता है और वाटर का 4/3 होता है। और बहुत क्लियर कहा गया कि इमेज का पोजीशन बताइए। अगर ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वो भी एयर साइड में है, तो आप लिस्ट बना लीजिए कि U क्या होगा, R1 क्या होगा, R2 क्या होगा। हाँ भाई उत्कर्ष बताओ, U क्या होगा? -1 सेंटीमीटर। R1 क्या होगा? +2 सेंटीमीटर। R2 क्या होगा? -1 सेंटीमीटर। μ1 क्या होगा? μ1 का मतलब एयर, एयर का RI 1 होता है। और μ2 मीन्स ग्लास, ग्लास का RI ना बताया जाए 3/2 होता है। और μ3 माने वाटर, और वाटर का RI 4/3 होता है। अब ये फैसला कैसे लेंगे, आप थोड़ा सा वर्किंग तो करिए। ये आपके पास में लेंस दिया गया है, इधर एयर है, इधर वाटर है, खुद लेंस कांच का बना हुआ है। ये वाली इंफॉर्मेशन उठाइए कि ऑब्जेक्ट एयर साइड में है 1 सेंटीमीटर पर। ये रहा ऑब्जेक्ट, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी, चलेगी। ये देखिए, पहली सरफेस जिंदाबाद, दूसरी सरफेस जिंदाबाद। अब पहली सरफेस तुम्हारा सेंटर कहाँ होगा, तो वही रफ आइडिया जो आपको बताया था। पहली सरफेस का सेंटर यहां कहीं पड़ेगा और दूसरी सरफेस का सेंटर यहां कहीं पड़ेगा, C2। तो ये तो पक्का हो गया कि R1 की वैल्यू 2 है, और ये भी कंफर्म हो गया कि R2 की वैल्यू 1 है। अब साइन का डिसीजन लेना था, तो पहले U के लिए चलते हैं। सरफेस से ऑब्जेक्ट तक लाइट से उल्टा चल रहा है, U नेगेटिव है। अब R1 चलना है, तो सरफेस नंबर 1 से C1 तक जाओगे। जब सरफेस नंबर 1 से C1 तक जाओगे तो लाइट के साथ चलोगे या अपोजिट चलोगे? साथ में प्लस होता है साइन भाई, R1 का साइन प्लस। और इसी तरीके से जब हम सेकेंड सरफेस से C2 तक चलेंगे तो लाइट से उल्टा चलेंगे, R2 कैसा हो जाएगा? माइनस। सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है, ये गलत तो सब गलत। उसके बाद तो तुम देख सकते हो कि आने वाली लाइट इस समय कहाँ पर है? एयर में है। और μ2 क्या हो गया? कांच का लेंस है। और μ3 कहाँ है? जाएगी कहाँ पर? वाटर में। फिर फार्मूला लगाइए। वहाँ पे अगर तुमने कोई गड़बड़ी कर दी तो स्टेप मार्किंग तो हो ही जाएगी, मिल जाएंगे नंबर। तुम्हारा ये सब सही है, तुमने फार्मूला लगाया, वैल्यू पुटअप किया, एलसीएम लेने में कोई गड़बड़ी हो गई, स्टेप मार्किंग हो जाएगी। बट वो गलत तो फिर सब गलत है। और अब यहाँ पर आपको ये पता होने लगा होगा कि जो SCS में जो छोटी छोटी बातें आपको बताई गई थी कितनी इंपॉर्टेंट है। भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई शॉर्टकट या कोई जुगाड़ निकालने की कोशिश मत करो कि तुम ये सोचो कि ऐसे कर लें तो क्वेश्चन में ऐसे हो जाता है। अरे वो पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम के लिए वैलिड हो जाएगा। जरा सा उसने लेंस घुमा दिया तो आप फिर परेशान हो जाओगे। वे जो कॉन्सेप्ट है उससे चलो ना, चाहे जैसा लेंस हो। फिर हो गया। चलिए याद करिए, फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकेंड फोकल लेंथ क्या था?
कल जो डेफिनेशन दी गई थी बहुत जनरल थी, कोई ऐसा थोड़ी ना बोला गया था कि ये डेफिनेशन केवल एससीएस के लिए है। फर्स्ट फोकल लेंथ क्या था? ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेट इनफाइनाइट। तो अगर हम ऐसी जगह देख लें ऑब्जेक्ट की जिसके लिए इमेज इनफाइनाइट पर बने, वो फर्स्ट फोकस है। और अगर हमें फर्स्ट फोकस के बारे में मैथमेटिकली कुछ बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? यार ये देखो लेंस है, समझो ये लेंस है, मैं बना नहीं रहा हूं। अगर मैं लेंस ऐसा बनाऊंगा तो आप बोलोगे ऐसा क्यों बनाया, ऐसा वाला बनाइए। अगर ऐसा बनाऊंगा तो आप बोलोगे ऐसा वाला बनाइए। हमने लेंस लिख दिया यार, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही है। तो ये लेंस है और इसके सामने हमने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, ये रखा मैंने ऑब्जेक्ट, लाइट लेंस पर गिरी, इमेज कहां बनी? इमेज अनंत पर बनी, इमेज फॉर्म एट इनफाइनाइट। तो जो ये जगह है, ये वाली जगह क्या कहलाती है? फर्स्ट फोकस। और लेंस से जो ये डिस्टेंस है, एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये क्या कहलाता है? फर्स्ट फोकल लेंथ। पिछली क्लास का ये तो पॉइंट है ये। और इसी तरीके से एक बार और एफर्ट्स करते हैं, फिर एक साथ दोनों को लिख देते हैं। ये लेंस है और ऑब्जेक्ट कहां पर है? अनंत पर है। अनंत से लाइट चली, 11th क्लास में एक चैप्टर था आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, और उस चैप्टर में एक हेडिंग थी पैरालैक्स मेथड। तो पैरालैक्स मेथड ने आपको ये सिखा दिया था कि अनंत से जो आने वाली लाइट रेज होती हैं कैसे होती हैं? पैरेलल। तो ये पैरेलल रेज आ रही हैं, ऑब्जेक्ट अनंत पर है। इस लेंस ने उस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बना दी, यहाँ इमेज बनाई उसने, तो ये जगह क्या बनी? सेकेंड फोकस। और ये जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है ये क्या बन गया? सेकेंड फोकल लेंथ। तो दोबारा से डेफिनेशन लिखने का कोई इरादा नहीं है, बेसिक्स पता है मुझे। हमारे पास में ये फंडा है लेंस के लिए कि दुनिया में कोई भी लेंस हो, हमारे पास फंडा है μ3/v, μ1/u, μ2 है, μ1 है, साथ में r1 है, और μ3 है, μ2 है, साथ में r2 है। ये किसके लिए है? लेंसेस के लिए है। मैंने इस फंडे को यहाँ लगा दिया। सारे बड़े बच्चे देखें भाई कैसे आएगा। तो u की जगह पे क्या लिखना है? f1। यहाँ लिखेंगे f1, और v की जगह पे क्या आएगा? इन्फिनिटी। तो μ3/∞ क्या हो जाएगा? 0। तो जो बचेगा जरा वो बताना, क्या बचेगा? माइनस μ1/f1 इज इक्वल टू μ2 μ1 r1 प्लस μ3 μ2 r2। ठीक है ना? ये तो बचेगा। अरे बोलो भाई, इसको थोड़ा सा और उस तरीके से लिख लें जिस तरीके से पूछा जाता है। 1/f1 बराबर आ गया माइनस का 1/μ1, μ2 μ1 r1 प्लस μ3 μ2 r2। तो देयर आर द सम प्रॉब्लम्स जहाँ पे वो तुमसे पूछेगा कि मुझे लेंस की फर्स्ट फोकल लेंथ चाहिए। अब सोचो, केवल अभी फील करना है क्वेश्चन को, कि हमने आपको एक क्वेश्चन दिया कि भाई ये लेंस है, इस वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है और इस वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, फर्स्ट फोकल लेंथ निकालो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट फोकल लेंथ निकालो, यानी कि तुम कौन सा फंडा लगाओगे? लगाओगे ये फंडा। अब इस फंडे में R1 क्या है, R2 क्या है, वैसे ही डिसाइड करेंगे जैसे अब तक कर रहे थे। अरे बोलो भाई। और μ1 μ2 μ3 भी वैसे डिसाइड करेंगे। एंड दैट इज वाई तुम इससे कितना बचोगे यार। तुम्हें अब हर क्वेश्चन पर μ1 μ2 μ3 R1 R2 U V उनके साइन अब ये लगातार आपके साथ आना है।
तो बेहतर ये कि इनसे अपने आप को जो है क्या करो, एंगेज करो। सिमिलरली फर्स्ट फोकल लेंथ की मैंने 3 प्रॉब्लम बना दी, हमेशा आप यही वाला फॉर्मूला लगाओगे बार बार, R1 डिसाइड करोगे, साइन डिसाइड करोगे, R2 साइन, μ1 μ2 μ3। अब देखो भाई ये वाला फार्मूला यहां लगा रहे हैं, चलिए भाई मैसेज क्या है, u इज इक्वल टू इन्फिनिटी। भैया ऑब्जेक्ट अनंत पे है तो u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो u की जगह पे इन्फिनिटी लिखेंगे तो μ1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो लेफ्ट हैंड में क्या बचेगा μ3 बाई f2, μ3 बाई f2। तो यहां से आया μ3 बाई f2, μ2 है, μ1 है, साथ में R1 है, और इधर μ3 है, μ2 है, साथ में R2 है। इसको उसी अंदाज में लिख दिया जाए जिस अंदाज में ये रहता है। ये देखिए R1 और दिस वन इज R2। तो लेंसेज की उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना शुरू करो जिसमें वो तुमसे फर्स्ट फोकल लेंथ निकलवा रहा है और सेकेंड फोकल लेंथ निकलवाता है। निकाल लोगे ना, मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी। R1 R2 μ1 μ2 μ3 फार्मूले आपके सामने कैसे आया वो ये रहा। क्लियर। अब आप देखिए एक, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, एक्चुअल डिवीजन नहीं दिखाएंगे, ये देखिए ये और ये डिवाइड होने वाले हैं, तो लेफ्ट हैंड डिवाइड करो और राइट हैंड डिवाइड करो। जरा सा लेफ्ट हैंड डिवाइड कर लो तो इधर के लेफ्ट हैंड में क्या है 1/f1, उधर के लेफ्ट हैंड में क्या है 1/f2, और जरा इधर के राइट हैंड में जो ये ब्रैकेट है बड़ा सा और ये जो ब्रैकेट है वो कैंसिल हो गया, तो उनके कैंसिल होने के बाद इधर के राइट हैंड में क्या बना 1/μ1 और इधर में क्या बना 1/μ3, क्या बन गया μ3/μ1। या चलो ये अगली लाइन पर लिखें f2/f1 बराबर माइनस का, और कभी कभी गुड लक आपका इतना जबरदस्त होता है, वो कहता है कि लेंस की फर्स्ट फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, सेकेंड वाली बता दो। आप सीधे किसको लगाओगे भाई, f1 पता है, f2 निकाल लो। अच्छा इस वाले फंडे में केवल कितना मेहनत करना पड़ेगा, μ3 μ1 का फैसला करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा चाहे जो बोर्ड हो आपका, चाहे वो यूपी हो, सीबीएसई हो, और चाहे आपका आईसी बोर्ड हो, इस पर्टिकुलर जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं फर्स्ट फोकल लेंथ सेकेंड फोकल लेंथ, इस पर्टिकुलर को लेकर के सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव दैट फॉर द लेंस फर्स्ट फोकल लेंथ एंड सेकेंड फोकल लेंथ विल बी इक्वल व्हेन द सराउंडिंग मीडियम इज यूनिफॉर्म। अगर लेंस के चारों तरफ का मीडियम यूनिफॉर्म हो जाए, इधर भी पानी इधर भी पानी, इधर भी एयर इधर भी एयर, इधर भी अल्कोहल इधर भी अल्कोहल, तो प्रूफ करके दिखाइए कि उस सिचुएशन में लेंस की पहली वाली फोकल लेंथ और दूसरी वाली फोकल लेंथ बराबर होगी। देखो हो गया। जैसे आप बोलोगे सराउंडिंग इज यूनिफॉर्म तो μ1 μ3 क्या होंगे बराबर, और जब μ3 μ1 बराबर तो ये 1 1 आ गए, तो मॉड ऑफ f2 बराबर क्या आ जाएगा मॉड ऑफ f1। वो नेगेटिव जानते हो क्यों आ रहा है भाई, अगर देखो ना, अगर सपोज कर लो कि μ3 माने भी पानी और μ1 माने भी पानी, कैंसिल कर दो तो ये आएगा f2/f1 बराबर माइनस का 1/1, ये आ जाएगा f2 बराबर माइनस का f1। ये नेगेटिव इसलिए आता है कि जब हम लोग प्रैक्टिकली, ये जो बात आप कह रहे हो, जब हम लोग प्रैक्टिकली लेंस का पहला वाला फोकस पता करते हैं, सपोज कर लो कि इस लेंस के साथ पहला फोकस पता किया और बच्चों ने बताया कि सर पहला फोकस यहां मिला है, तो दूसरा फोकस इस साइड नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा अदर साइड। और अगर पहला फोकस यहां मिला है तो दूसरा फोकस इधर, यानी कि नेगेटिव साइन केवल ये बताता है कि दोनों फोकस एक ही तरफ नहीं मिलते। अगर एक इधर मिला है तो दूसरा वाला ये बताता है। और सोच के देखो कि अगर एक इधर होगा दूसरा उधर होगा
तो साइन कन्वेंशन में जाओगे तो एक प्लस आएगा, दूसरा माइनस आएगा। तो अगर हम उस चीज को इग्नोर कर लें तो मॉड ऑफ F2 बराबर मॉड ऑफ F1 आएगा कि नहीं आएगा? हो गया, आप नोट कर लीजिए। ये देखिए, हटा दे इसको, ये हटा दे। चलिए जरा इस बात का मतलब मुझे बता दीजिए भाई कि फॉर गिवन लेंथ, सारे काम छोड़िए, जितना बोर्ड पर हमारे पास स्पेस है बचा हुआ काम उतने में हो जाएगा। आपका अगर कुछ पेंडिंग काम रह गया बाद में करिएगा। फॉर गिवन लेंस, इस लाइन का मतलब क्या है? सराउंडिंग मीडियम इज यूनिफॉर्म। हाँ भाई, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है μ1 बराबर μ3। भाई देखो ये लेंस है, फिर हम लेंस की फोटो नहीं बना रहे हैं, तो लेंस का अपना खुद का RI क्या था? μ2। और इस तरफ क्या लेते थे? μ1। और उस तरफ क्या लेते थे? μ3। और जब आप ये स्टेटमेंट दोगे कि सराउंडिंग यूनिफॉर्म है तो μ1 बराबर μ3। और ये 90% तुम्हारे साथ होने वाला है। 10% प्रॉब्लम ऐसी रहेंगी जहां लेंस के इधर अलग उधर अलग। 90% प्रॉब्लम में क्या होने वाला? सराउंडिंग यूनिफॉर्म है। तो कभी कभी आपको जो है ये मैसेज अपने आप ही समझना पड़ेगा कि कुछ बताया नहीं गया, तो फिर इसका मतलब इधर भी एयर है और उधर भी एयर है। अब जब μ3 और μ1 बराबर है तो जरा ध्यान दे भाई कि F2 बाई F1 बराबर है माइनस का μ3 बाई μ1। तो मॉड ऑफ F2 मॉड ऑफ F1 बराबर 1 बाई 1, क्योंकि μ3 बराबर μ1। तो ये आ गया मॉड ऑफ F2 बराबर मॉड ऑफ F1। प्रूफ करने को आता है कि अगर सराउंडिंग यूनिफॉर्म हो तो प्रूफ करके दिखाइए कि लेंस की फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकंड फोकल लेंथ की वैल्यू आपस में क्या होगी? बराबर होगी। और आगे ध्यान दें, इस रिजल्ट को हम डिस्कस करने के बाद में इसकी हेडिंग डालेंगे। पहले डिस्कस कर लें, फिर हेडिंग बाद में लिखते हैं। देखो आपके पास में एक फंडा है वी हैव। अब आप अपनी कॉपी में ढूंढोगे ये फंडा कहाँ है। 1 बाई F2 इज इक्वल टू 1 बाई μ3 μ2 μ1 R1 प्लस μ3 μ2 R2। मिला कहीं पर है? बोलो भाई, मिल गया ना? सराउंडिंग यूनिफॉर्म वाला केस यहां लगा देते हैं। μ3 बराबर μ1, जहां जहां μ3 है वहां वहां पे μ1 लिखते हैं। ध्यान देना भाई, 1 बाई F2 जहां जहां μ3 है वहां पे μ1 लिख दिया। और ये रहा μ2 μ1 R1 प्लस जहां जहां μ3 है वहां मुझे μ1 लिखना है। और ये आया माइनस का μ2 बाई R2 1 बाई F2 1 बाई μ1 μ2 μ1 R1। और यहां से जबरदस्ती का माइनस कॉमन ले लें तो यहां क्या आ जाएगा? माइनस। अंदर क्या रह जाएगा? μ2 μ1 R2। होल कॉमन में क्या आ जाएगा? निकाल लिया जाए। तो होल कॉमन में μ2 माइनस μ1 आ जाएगा। 1 बाई F2 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 होल कॉमन हो गया। और नीचे ये μ1 ऑलरेडी पहले से ही है, अंदर ब्रैकेट में रह गया R1 और R2। जरा अलग अलग डिवाइड कर लो। 1 बाई F2
अलग अलग डिवाइड करोगे तो म्यू2 के साथ म्यू1 माइनस में क्या आ जाएगा 1 और R1 और R2। ये जो रिजल्ट आया है ये कहलाता है लेंस मेकर फार्मूला। जैसा इसका नाम है वैसा काम भी है। तो अगर वो हमसे कहते हैं कि डिराइव द मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला निकालो भाई, तो यहां से आपने स्टार्ट किया और फिर ये तुम्हें पता चल गया कि दिस इज वैलिड व्हेन सराउंडिंग इज यूनिफॉर्म, अदरवाइज वैलिड होगा नहीं, वैलिड होगा ना। ये तो तुम्हें तब मिला ना ये फार्मूला जब म्यू3 बराबर क्या म्यू1। तो मेकर फार्मूला ओरिजिनल तो ऐसा दिखता है, लेकिन हम लोग इसको अपने हिसाब से बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं ध्यान देना, जहां ये F2 लिखा हुआ है वहां पे हम F लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब सराउंडिंग यूनिफॉर्म हो ही गया है तो वैल्यू के मामले में फर्स्ट फोकल लेंथ बराबर सेकेंड फोकल लेंथ, तो अब हम उसको F से लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने F लिख दिया और म्यू2 का मतलब क्या है, लेंस के मटेरियल का RI, तो म्यू2 की जगह पे लिखते हैं μLENS लेंस। ठीक, और म्यू1 क्या है, सराउंडिंग। भाई लेंस के इधर भी म्यू1 है उधर भी, तो म्यू1 को क्या मतलब रिप्रेजेंट किया जाए, सराउंडिंग। तो यहां पर हो गया म्यू सराउंडिंग माइनस का 1 और ब्रैकेट में R1 R2। भूलने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे फार्मूले किससे आ रहे हैं, उस ओरिजिनल फार्मूले से आ रहे हैं। और उस ओरिजिनल फार्मूले में साइन कन्वेंशन चाहिए था, हाँ चाहिए था, तो जो इनसे आने वाले जो रिजल्ट्स हैं उनमें भी साइन कन्वेंशन चाहिए। तो लीजिए भाई, मेकर फार्मूला ओरिजिनल तो ऐसा दिखता है, लेकिन ये फेमस इस शक्ल में ज्यादा है, इस शक्ल में ज्यादा फेमस है। और अगर तुमने कोई क्वेश्चन पढ़ा जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ की बातें हो रही हैं, ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल जिसको पढ़ने से फोकल लेंथ की साउंड सुनाई पड़े और रेडियस ऑफ कर्वेचर की साउंड सुनाई पड़े, वो क्वेश्चन 101% इस मेकर फार्मूले से ही होगा। ठीक है, तो एक मेकर फार्मूला लिस्ट में और ऐड हो गया, नोट कर लीजिए। अब आप जितना काम अभी आपका पेंडिंग है बोर्ड पर वो सब लिखते हुए कंप्लीट मोड में पहुंचाइए उसको। मेकर फार्मूला होता तो ये है, बट हम इसको ऐसे ज़्यादा पढ़ते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड मेकर फार्मूला। अब ये लिख करके हम आपकी इंसल्ट नहीं कर रहे कि ये तभी वैलिड है सराउंडिंग यूनिफॉर्म है, ये तो दिख ही रहा है कि ये आया उसी कंडीशन पर है। अगर प्रॉब्लम में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में फोकल लेंथ की हिंट मिलती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर की हिंट मिलती है, तो 100% क्वेश्चन मेकर फार्मूले से ही होगा। गुड न्यूज़ ये है कि हमारे 90% प्रॉब्लम लेंस की सराउंडिंग यूनिफॉर्म पर बेस्ड होंगी। 10% प्रॉब्लम ऐसी होंगी जिसमें इधर और उधर के मीडियम अलग अलग होंगे। तो 90% प्रॉब्लम को एंजॉय करिए, बट 10% जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली हैं। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन और है आपके लिए। ये रहा लेंस का फोटो
वाटर है ये, लेंस ग्लास का बना हुआ है, इधर भी वाटर है। इस वाली सरफेस का रेडियस है 2 सेंटीमीटर, इस वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 4 सेंटीमीटर। फाइंड फोकल लेंथ। अगर आप उस चीज पे बहुत फोकस नहीं कर पाए हो तो मैं इसको लिख देता हूं RW में। यहां प्रॉब्लम में रेडियाई ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, हिंट गिवन, देन टू सॉल्व प्रॉब्लम यूज मेकर फार्मूला। पीबी माने प्रॉब्लम भाई। अगर आपके सामने कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है जो फोकल लेंथ की बातें करता है, जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर की बातें करता है, तो 101% उस क्वेश्चन को करने के लिए मेकर फार्मूला ही चाहिए। अब मेकर फार्मूले में हैं तो बहुत सारी चीजें। एफ 1, म्यू लेंस म्यू सराउंडिंग 2, ये 3 हो गए। R1 R2 ये 2 हो गए, 5 लोग हैं। अब 5 में से वो क्या तुमसे पूछेगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। प्रॉब्लम में रेडियाई ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ की आवाज सुनाई पड़े तो आपको उस प्रॉब्लम को करने के लिए मेकर फार्मूले से ही आगे बढ़ना चाहिए। मुझे पता कि आप बिजी हो, लेकिन लिखने में बिजी हो, वो तो काम कर ही लोगे बाद में। इस क्वेश्चन को कर लो पहले। क्या इस क्वेश्चन में रेडियाई ऑफ कर्वेचर की हिंट आ रही है? बोलो। क्या इस क्वेश्चन में फोकल लेंथ की बात हो रही है? 100% मेकर फार्मूला लगेगा। अब मेकर फार्मूले में 5 लोग होते हैं भाई। जरा देखते हैं कि हमें कितने लोगों के बारे में पता है। मेकर फार्मूले में 5 लोग हैं। 1 2 3 4 5 लोग हैं। तो ये तो नहीं पता है, इसी का तो पता लगाना है। म्यू लेंस, तुम ग्लास हो भाई। म्यू लेंस ग्लास का बना हुआ है 3/2। म्यू सराउंडिंग क्या हो गया? वाटर 4/3। नाउ हाउ वी डिसाइड R1 एंड R2 विद साइन। देखिए, क्लास के शुरू से लेकर के और क्लास के लास्ट में हम उसी जगह पर फिर हैं कि R1 R2 क्या है और उसका साइन क्या है। डिसाइड किया तो बताओ। अब आपने बोला कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो आप में से कुछ लोग ये मान के चलें कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट पर है। नहीं बताया ना मैंने, तो जब नहीं बताया तो तुम में से कुछ लोग सोचेंगे लेफ्ट पर है, कुछ लोग सोचेंगे राइट पर है। और मजेदार बात यह कि दोनों से आंसर क्या आएंगे? सेम। तो एक चीज और निकल के आएगी कि मेकर फार्मूले में ऑब्जेक्ट किधर है ये ना दिया जाए तो कोई इसका फर्क नहीं पड़ता, हम जिधर चाहें उधर ले लें। चलिए, आप में से कुछ लोग लेफ्ट में लेके चले ऑब्जेक्ट, हम ही करें क्या ये? देखिए, मैं केवल लिखता हूं। जो लोग ऐसा सोचेंगे कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट पर है, ऑब्जेक्ट इज इन LHS, जो लोग ऐसा सोचते हैं, अगर मैं उनके अकॉर्डिंग चलूं तो उनके अकॉर्डिंग R1 की वैल्यू होगी प्लस का 2 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू होगी प्लस का 4 सेंटीमीटर। बाकी फार्मूला लगाना, आंसर मिल जाएगा। और जो लोग ये सोचेंगे कि ऑब्जेक्ट राइट हैंड में है, ऑब्जेक्ट इज इन RHS, अगर इस तरीके के लोगों के लिए बात कर लिया जाए तो उनके लिए R1 की वैल्यू क्या आएगी? 4 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू क्या आएगी? 2 सेंटीमीटर माइनस में। बट आंसर दोनों के सेम आएंगे। मैं RHS वालों को फॉलो करता हूं। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट RHS में है, ये देखिए, अब रफ वे में चल रहे हैं भाई हम।
ये नंबर 1 है और ये है नंबर 2। R1 तुम 4 हो, R2 तुम 2 हो। अच्छा, नंबर 1 का सेंटर यहीं कहीं पाया जाएगा, दौड़ोगे तुम ऐसे नंबर 1 से, सरफेस नंबर 1 से C1 तक जब दौड़ोगे तो जो डिस्टेंस आती है दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। अच्छा, सरफेस नंबर 2 का भी सेंटर कहाँ पड़ रहा है? यहीं कहीं तो पड़ रहा है। अरे बोलो यार। तो R2 भी आप जब मेजर करोगे तो साइन तो दोनों के क्या आ गए? माइनस। अब जो लोग लेफ्ट को फॉलो करना चाहते हैं फॉलो करें, बट दोनों से आंसर एक ही जैसे आएंगे। जिनको लगता है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में है, क्योंकि सर ने तो बताया नहीं, तो जब बताया नहीं तो दोनों चॉइस पॉसिबल हैं। तो जिनको लगता है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड में है, चलिए उनके लिए भी थोड़ा सा देख लिया जाए विजन क्या है। उनके लिए नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है। तो पक्का हो गया नंबर 1 R1 2 होगा और R2 4 होगा। साइन देखते हैं। नंबर 1 आपका सेंटर यहीं कहीं होगा, नंबर 2 आपका सेंटर यहीं कहीं होगा। सबसे मेन बात पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। नेवर जज साइन ऑफ R1 R2 बाई एनी जुगाड़। R1 R2 का साइन वो जुगाड़ वाला फेज भी आएगा तब हम बता देंगे आपको। जब तक हम नहीं बता रहे तब तक आप मत सोचिए उसके बारे में कि R1 R2 का साइन आप जुगाड़ से सेट कर लो, ऐसा आप अभी मत करिए। सारे क्वेश्चन अगर आपको क्लीन बोल्ड करने हैं तो बेसिक सीख लीजिए और खुद क्लीन बोल्ड हो जाना है तो जुगाड़ केवल सीखिए, बेसिक मत सीखिए। तो हम पहले बेसिक्स बता रहे हैं, जुगाड़ का जब नंबर आएगा तो वो भी बताएंगे।